देखिए, मैंने कई जंगों को कवर किया है, उनको समझा है, लेकिन ये वाला मामला बहुत पर्सनल था। इसकी शुरुआत मेरे और मेरे परिवार के एक बहुत ही करीबी, एक बहुत डरावने अनुभव के साथ हुई। हुआ यूं कि इस पूरे संकट के फटने से कुछ ही घंटे पहले मैं और मेरा परिवार दुबई में थे। हमारी फ्लाइट सुबह की थी और किस्मत अच्छी थी कि हम वहां से वक्त पर निकल गए। हम तो निकल गए, हमारी फ्लाइट तो सही सलामत उड़ गई। लेकिन हमारे निकलने के कुछ ही घंटों के अंदर खबरें आने लगीं कि दुबई एयरपोर्ट पर तो जैसे क़यामत आ गई है। उसे खाली करवा दिया गया, सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गईं। और शाम होते होते तो ऐसी तस्वीरें सामने आने लगी कि यकीन करना मुश्किल था। बुर्ज खलीफा, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत, और उसके ऊपर ड्रोन्स को मार गिराया जा रहा है। सोचिए, जो जगह छुट्टियों के लिए जन्नत मानी जाती है, वो रातों रात एक वॉर जोन में बदल गई। बिल्कुल अवास्तविक लग रहा था। और इन सब के बीच जो सबसे डरावनी बात थी, वो ये कि मेरा बाकी का परिवार अभी भी वहीं फंसा हुआ था। उनकी फ्लाइट्स भी कैंसिल हो गई और वो एयरपोर्ट पर ही फंसे हुए थे, पूरी तरह से अनजान कि आगे क्या होने वाला है। तो चलिए अब जरा गहराई से समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। शुरुआती खबरें जो आने लगीं वो थीं दुबई और पूरे यूएई में धमाकों की, मिसाइलों को हवा में ही रोके जाने की। ऐसा लग रहा था मानो पूरा आसमान ही आग की लपटों में हो। ये बहुत बहुत बड़ी तबाही हो सकती थी। ईरान ने कुल 1137 मिसाइलें दागीं यूएई पर, लेकिन जो बात हैरान करती है वो ये है कि उनमें से 1132 मिसाइलों को हवा में ही रोक लिया गया। मतलब सिर्फ एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से एक बहुत बड़ी तबाही टल गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि ईरान ने यह जवाबी हमला किया ही क्यों? क्योंकि इससे ठीक पहले अमेरिका और इजराइल ने मिलकर एक बहुत बड़ा, एक मैसिव मिलिट्री हमला शुरू कर दिया था। इस ऑपरेशन का कोड नेम था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। और ये कोई छोटा मोटा एक दिन का हमला नहीं था। अमेरिकी अधिकारियों ने साफ कहा था कि ये कई दिनों तक चलेगा। इनके निशाने पर थे तेहरान, इस्फहान, कोम, करमानशाह और यहां तक कि ईरान के सुप्रीम लीडर का अपना घर। ये एक तरह से ईरान के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने का प्लान था। अब आयतुल्ला खामेनेई को समझना जरूरी है। वो सिर्फ एक राजनेता नहीं थे, वो ईरान में सबसे बड़ी धार्मिक और राजनीतिक ताकत थे। उनका पद एक तरह से पूरे देश की स्थिरता का सिंबल था। और फिर वो खबर आई जिसने सबको हिलाकर रख दिया। ईरान के सरकारी टीवी ने खुद कंफर्म किया कि सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई अपनी बेटी, दामाद और पोती के साथ हमले में मारे गए हैं। खामेनेई की मौत का बदला लेने के लिए ईरान ने फौरन एक जबरदस्त जवाबी हमला शुरू किया। इसका नाम था ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 और इसमें कई देशों को एक साथ निशाना बनाया गया। और ईरान का ये बदला सिर्फ फौजी ठिकानों तक ही नहीं रुका। उन्होंने दुबई, बहरीन और कुवैत में आम नागरिकों की जगहों पर भी हमला किया। 5 स्टार होटल्स, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, शॉपिंग सेंटर्स, ये सब निशाने पर थे। अब समझिए कि इस लड़ाई में इंसानी जानें किस कदर दांव पर लगी थीं। 1 करोड़ से भी ज्यादा भारतीय खाड़ी के इन देशों में रहते हैं, काम करते हैं। हमारे अपने लोग, दोस्त, रिश्तेदार सब सीधे सीधे इन हमलों की जद में थे। और भारत के लिए तो ये किसी बुरे सपने से कम नहीं था। एक बहुत बड़ा आर्थिक और कूटनीतिक संकट। लोग इसे भारत का नाइटमेयर सिनेरियो कह रहे थे। क्यों? क्योंकि इससे देश की एनर्जी सिक्योरिटी और करोड़ों नागरिकों की जान दोनों एक साथ खतरे में आ गई थीं। देखिए, भारत अपनी एनर्जी के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बहुत ज्यादा निर्भर है। हमारा 50% से ज्यादा कच्चा तेल वहीं से आता है। और ईरान ने धमकी दे दी कि वो इस रास्ते को बंद कर देगा। अगर ऐसा होता तो भारत की पूरी अर्थव्यवस्था रुक सकती थी। अब इस हमले के टाइमिंग पर भी बहुत सवाल उठे। हुआ ये कि प्रधानमंत्री मोदी हमले से ठीक 48 घंटे पहले ही इजराइल का दौरा करके लौटे थे, जहां उनकी मुलाकात नेतन्याहू से हुई थी। तो जाहिर है सवाल तो उठने ही थे कि क्या भारत को इस बारे में पहले से कोई जानकारी थी? तो अब सवाल ये है कि हम इस मोड़ पर पहुंचे कैसे। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और उन घटनाओं को समझते हैं जिनकी वजह से ये भयानक लड़ाई शुरू हुई, क्योंकि यह सब कुछ अचानक नहीं हुआ। तो कहानी शुरू होती है दिसंबर 2025 से, जब ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बैठ गई। इसके खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए, जिसका सरकार ने बहुत बेरहमी से दमन किया। और फिर आखिरी लम्हों में जब ओमान ने कहा कि शांति समझौता हो सकता है, ठीक अगले ही दिन बम गिरने शुरू हो गए। इस पूरी लड़ाई की शायद जो सबसे दिल दहला देने वाली घटना थी, वो थी ईरान के मिनाब शहर में लड़कियों के एक प्राइमरी स्कूल पर हुआ हवाई हमला।
और ये हमला दिन के उजाले में हुआ, जब स्कूल बच्चों से खचाखच भरा हुआ था। इस एक हमले में करीब 100 बच्चे मारे गए। ये एक भयानक याद दिलाता है कि जंग की कीमत कितनी क्रूर और आम मानवीय होती है, जहां सबसे मासूम लोग निशाना बनते हैं। और इस भयावह घटना के कुछ ही घंटे बाद इजराइल के ऑफिशियल सरकारी अकाउंट से ये ट्वीट आता है। ये देखते हुए कि पहला हमला इजराइल ने किया था, स्कूल पर हुए हमले के फौरन बाद ऐसा बयान एक बहुत ही अजीब विरोधाभास पैदा करता है। तो ये जो पूरी स्थिति है, ये मिडिल ईस्ट में पहले हुए विदेशी दखल की याद दिलाती है और एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है कि क्या इतिहास फिर से खुद को दोहरा रहा है। चलिए इसकी तुलना सीधे सीधे 2003 के इराक वॉर से करते हैं। दोनों में मकसद क्या बताया गया? एक तानाशाह को हटाना। वादा क्या किया गया? शांति और लोकतंत्र लाने का। इराक का नतीजा हम सब जानते हैं। 20 साल तक चलने वाली लड़ाई, अस्थिरता, और अब ईरान के भविष्य पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आकर रुक जाते हैं। तानाशाह तो चला गया, लेकिन क्या ये दखलंदाजी एक आज़ाद और स्थिर देश बना पाएगी, या फिर जैसा गद्दाफी और सद्दाम हुसैन के साथ हुआ, ये ईरान को और भी ज़्यादा बर्बादी में धकेल देगी? क्या इससे आम लोगों की मुश्किलें और बढ़ेंगी और नए आतंकवादी संगठन पैदा होंगे? इसका जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त ही दे सकता है।